गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम क्लास 8 का चैप्टर 8 कर रहे हैं, सवाई महाराजा सवाई जय सिंह, जिसके बारे में हमने चैप्टर पढ़ लिया है और इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हम कर चुके हैं। आज करते हैं हम इसके लघु उत्तरीय तथा दीर्घ प्रश्न उत्तर। तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर है बेटा हमारे, राजा जय सिंह का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो उत्तर आएगा, राजा जय सिंह का जन्म है वो 3 नवंबर 1688 ईस्वी में आमेर में हुआ था। राजा जय सिंह का जन्म 3 नवंबर 1688 में आमेर में हुआ। राजा जय सिंह के पिता कौन थे, उनका देहांत कब हुआ। तो राजा जय सिंह थे के पिता आमेर के शासक बिशन सिंह कुशवाहा थे, और जब उनकी उम्र जब जय सिंह थे जो 11 वर्ष के भी नहीं हुए थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो राजा जय सिंह के पिता आमेर के शासक बिशन सिंह कुशवाहा थे तथा उनका देहांत आप लिखोगे कि जब वे जो राजा जय सिंह थे वो 11 वर्ष के भी नहीं थे तब उनका देहांत हो गया था। औरंगजेब के किस पुत्र ने राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया। तो औरंगजेब के मंझले पुत्र आजम ने राजा जय सिंह को मालवा का सूबेदार बनाया था। राजा जय सिंह किन 3 विषयों के विशेषज्ञ थे। राजा जय सिंह थे वो विज्ञान, गणित और खगोल विद्या के विशेषज्ञ थे। राजा जय सिंह ने कौन कौन से स्थानों पर पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। राजा जय सिंह ने जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन पर पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी। तो जयपुर, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी तथा उज्जैन में पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई। जयपुर राज्य की नई राजधानी का मूल नाम क्या था। जयपुर राज्य की जो नई राजधानी था उसका मूल नाम था जयनगर। आगे है आपके दीर्घ प्रश्न उत्तर में, जंतर मंतर के कितने विभाग हैं, सभी विभागों का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। तो जंतर मंतर के हमने पढ़े थे कितने विभाग हैं, 5 के। प्रत्येक जो जंतर मंतर है उसके 5 विभाग हैं। इसमें है पहला राम यंत्र, यह बेलनाकार भवन है जिसके बीच में एक स्तंभ है, इसका शिखर खुला हुआ है। दूसरा है जयप्रकाश, ये नवोत्तर अर्धवर्त है। तीसरा है सम्राट यंत्र, इसमें वर्ष में 2 बार दिन रात की समानता दर्शाने वाले वहत्रपट हैं। नेक्स्ट है दिगंश यंत्र, 2 वृत्तीय दीवारों से घिरा हुआ स्तंभ है ये। 5वां है नारी वलय यंत्र, यह एक बेलनाकार पट यानी कंपस है। नेक्स्ट है आपका प्रस्तुत पाठ में महाराजा सवाई जय सिंह को भारतीय न्यूटन क्यों कहा गया है, विस्तार पूर्वक बताइए। तो भारतीय न्यूटन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो महाराजा सवाई जय सिंह हैं अंग्रेजी वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के समकालिक थे। न्यूटन ने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की खोज की तथा फिर अंतरिक्ष में ग्रहों के पर्यवेक्षण हेतु दूरबीन बनाई थी। तो इधर महाराजा जय सिंह ने पर्यवेक्षणशालाएं बनाकर ग्रहों और उपग्रहों की गतियों के पृथ्वी पर प्रभाव की गणना करने का साधन जुटाया था। इसी कारण है जो महाराजा सवाई जय सिंह को भारतीय न्यूटन भी कहा जाता है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की और अंतरिक्ष के ग्रहों के पर्यवेक्षण हेतु दूरबीन बनाई थी। और इन्होंने जो जय सिंह थे उन्होंने ग्रह उपग्रहों की गतियों के पृथ्वी पर प्रभाव के लिए पर्यवेक्षणशालाएं बनाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राजा जय सिंह को राजेश्वर राजाधिकार महाराज जय सिंह की उपाधि कैसे प्रदान की गई, उस उक्त घटना को अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए अपने शब्दों में हमें लिखना है। तो सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला ने महाराजा जय सिंह से सहायता की विनती की थी। जयपुर नरेश ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह के साथ मिलकर 1722 ईस्वी में जाटों को पराजित कर दिया था। कि जो मोहम्मद शाह थे रंगीला थे उन्होंने जय सिंह से सहायता मांगी थी और उन्होंने जयपुर के जो नरेश थे चूड़ामन उनके भतीजे बदन सिंह के साथ मिलकर में 1722 में जाटों को पराजित किया था। और उसी के बाद में तदुपरांत यानी उसके बाद में बदन सिंह को व्रजराज की उपाधि दिलवाकर अपने अधीन जाटों का नेता बना लिया था तथा सम्राट ने प्रसन्न होकर 1723 ईस्वी में राजा जय सिंह को राजेश्वर राजाधिकार महाराज सवाई जय सिंह की उपाधि प्रदान कर दी थी। उन्हें जय सिंह की उपाधि दी थी मोहम्मद शाह रंगीला ने। नेक्स्ट है आपका अब शब्द भंडार। शब्द भंडार में करते हैं निम्नलिखित शब्दों के जो पर्यायवाची लिखने हैं, जैसे सूर्य का पर्यायवाची भास्कर रवि, चंद्रमा का राकेश रजनीश, खगोल का अंतरिक्ष नभ मंडल, जानकारी हो गया आपका सूचना समाचार, अचानक एकाएक अकस्मात, विवाह ब्याह शादी, गणना गिनती गिनना,
खंडित, टूटा हुआ, ध्वंस, टूटा हुआ और ध्वस्त। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं हमें। आरंभ का अंत, निर्माण का ध्वंस, नाश, नदोदर, नतोदर का उन्तोदर, विशेषज्ञ, अविशेषज्ञ, अधिकतम, न्यूनतम, पराजय, जय। संज्ञाएं बनानी है। सामाजिक से बना समाज, नियुक्त, नियुक्ति, घोषित, घोषणा, निर्मित, निर्माण, नेता, नेतृत्व, ब्राह्मण, ब्राह्मणत्व। त्व लग जाएगा बेटा इसमें प्रत्यय। निम्नलिखित शब्दों से हमें विशेषण बनाने हैं। जैसे गुलाब से बना गुलाबी, वैसे समाज से बना सामाजिक, स्थान से स्थानीय, विस्मय से विस्मयी, धर्म से धार्मिक, इतिहास से ऐतिहासिक, सोच से सोचनीय, निर्णय से निर्णयी और संकट से संकट। आगे है नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म शब्दों को बनाकर संकट का बेटा संकट ही रहेगा। नीचे दिए गए प्रत्येक युग्म शब्दों के वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करने की। युग्म शब्द है जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, उनको हमें अंतर बताना है वाक्य में प्रयोग करके। तो सूर जो होता है, बड़ा ऊ सूर, इसका व्यक्ति मतलब होता है अंधा व्यक्ति भी होता है और ज्ञानी व्यक्ति भी होता है। तो वह व्यक्ति तो सूर है। सुर है, सुर यानी कि ताल, वह बहुत सुर में गाती है। तो देखो अंतर हो गया, ये तो है सूर और ये है सुर, तो वह बहुत सुर में गाती है। उत्सव और त्योहार, हम उत्सव और त्योहार को एक समझ लेते हैं। उत्सव और त्योहार में अंतर है। उत्सव क्या है आपका कि जैसे घर में जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है, विवाह उत्सव है, वो तो होते हैं उत्सव। और त्योहार क्या होते हैं जो तिथि पे आते हैं, जैसे दीपावली, होली, ये होते हैं त्योहार। तो उत्सव हो गया, मेरी बहन का विवाह उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। त्योहार में हमने दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। तो त्योहार तो होते हैं जो हमारी तिथियों पर आते हैं, दिवाली जो हमेशा, होली, राखी, ये त्योहार होते हैं। और उत्सव होते हैं जन्मदिन का उत्सव, विवाह उत्सव, कोई कुछ और काम किया जाता है वो उत्सव। दशा और दिशा, दशा होती है किसी की हालत, दिशा होती है जो उत्तर पूर्व दक्षिण जो दिशाएं हैं वो, तो उसकी दशा ठीक नहीं है। दिशा, तुम गलत दिशा में जा रही हो। निर्माण और निर्वाण, निर्माण होता है किसी चीज का बनना और निर्वाण होता है मोक्ष की प्राप्ति, यानी जन्म मरण से मुक्ति मिल जाना। तो उस इमारत का निर्माण चल रहा है, उस इमारत का निर्माण चल रहा है और निर्माण हो गया मोक्ष, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई या उसे निर्वाण मिल गया, या हम इसलिए मैंने इसको पूरा वाक्य लिख दिया कि उसे जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई, अर्थात उसे निर्वाण मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उपयुक्त, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द दे रखे हैं उसके हमने अर्थ बताने हैं और फिर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। मुहूर्त क्या होता है? कार्य हेतु, किसी भी कार्य हेतु किया गया विशिष्ट समय की। मुहूर्त क्या होता है कि जैसे हम घर बनाते हैं तो उसके गृह प्रवेश का मुहूर्त होता है, तो इस तरह से तो किसी भी कार्य हेतु निश्चित किया गया विशिष्ट समय क्या होता है? मुहूर्त। जैसे विवाह में इसका समय होता है कि इस मुहूर्त पे विवाह होगा, इस तरह से। तो वाक्य में प्रयोग आप करेंगे बेटा, पर्यवेक्षणशाला, चारों तरफ नजर रखने या जांचने के लिए बनाई गई शालाएं। पर्यवेक्षणशाला क्या होती है? जांचने या परखने के लिए बनाई गई शालाएं। तो वाक्य में प्रयोग आप लिख देना कि जिस प्रकार से जो महाराज जय सिंह ने 5 पर्यवेक्षणशालाएं बनवाई थी। खगोल शास्त्र है एक ऐसा शास्त्र जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। समकालीन, एक ही समय का, समकालीन का मतलब होता है एक ही समय का। जिस प्रकार से राजा जय सिंह और आयोजक न्यूटन थे वो समकालीन थे। ठीक है, एक ही समय का। महाराजा सवाई जय सिंह के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में दर्शाइए, तो ये आप करेंगे। नेक्स्ट है आपका व्याकरण में योजक की परिभाषा देकर नीचे दिए गए वाक्यों में योजक शब्द चुनकर लिखिए। तो योजक क्या होता है? योजक है व्याकरण में वह शब्द जो 2 शब्दों अथवा वाक्यों के बीच में उन्हें जोड़ने के लिए आता है। तो योजक क्या होता है कि जो व्याकरण में 2 शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने के लिए आते हैं वो शब्द कहलाते हैं योजक शब्द। और योजक चिन्ह क्या होता है? ये जो हम चिन्ह लगाते हैं ना बीच में, जैसे हमने लगाया माता पिता, ठीक है, तो ये जो चिन्ह है ये क्या है? योजक चिन्ह है आपका। और इसको जो हम जब इसको अलग करके लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? माता और पिता।
तो ये और है, ये क्या हो गया आपका योजक शब्द यानी जोड़ने वाला। तो इन वाक्यों में योजक शब्द क्या है, महाराजा जयसिंह गणित और भूगोल विज्ञान के, तो यहाँ पर क्या आ गया तथा, तो योजक चिन्ह क्या हो गया तथा। वह चतुर तो है परंतु हठी भी है, तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ा किसने, परंतु ने। ऐसे ही इसमें है अथवा। नेक्स्ट में है कि महाराज जयसिंह ने युद्ध जीत लिया यद्यपि वे 11 वर्ष के ही थे, यद्यपि ने जोड़ा यद्यपि। इसमें आएगा अन्यथा। नेक्स्ट में आएगा अतः कि हमें एक मकान खरीदना है, अतः हमें धन कमाना है, तो इन दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा, अतः ने। सुनीता सुंदर भी है और गुणवती भी क्या है इसमें और है, तो ये आप बुक में ही फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपको इसके अंदर संधि और समास बता रखे हैं। संधि और समास बेटा मैं आपको करवा भी चुकी हूँ, तो आपको संधि और समास का मतलब पता है, तो आपको पाठ में से 8 उदाहरण लिखने हैं कि 8 उदाहरण आपको संधि के लिखने हैं, 8 उदाहरण समास के लिखने हैं। तो ये आपको खुद ही पाठ में से ढूंढ कर लिखने हैं। थैंक यू। Good morning, in class. So let's start our today's maths class. So as you know, we are revising your syllabus. So we are on the exercise 6.2 and we did 5 questions of exercise this. Now 6.1 is simplify करना है हमें simply, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सरसाइज है तो वहाँ पे 6.2, ठीक है। 6 क्वेश्चन है उसमें सिंप्लीफाई करना है, तो ओके m स्क्वायर n स्क्वायर n2 2m minus n square minus m into n square into में 4mn minus 2m square then plus m की पावर 3i of n into 2 minus 4 minus 3n, ठीक है। क्या कहना है हमें, सिंप्लीफाई करना मतलब सॉल्यूशन करके उसके बाद एक लाइन में आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिख रहा है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर और ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पे दो टर्म्स है। टर्म्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, माइनस और प्लस से यहाँ क्या होता है डिफरेंशिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, तो क्या होगा एम स्क्वायर एन स्क्वायर को फर्स्ट ऑफ ऑल 2m से मल्टीप्लाई करेंगे, देन माइनस ऑफ एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हमारे पास माइनस, मतलब नेक्स्ट टर्म स्टार्ट होगी। अब क्या है m इंटू एन स्क्वायर है, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है 4mn से, और उसके बाद माइनस 2m स्क्वायर से, और ऐसे सेम इसमें करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको करते हैं, m स्क्वायर एन स्क्वायर को 2m से करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 तो एज इट इज, क्योंकि यहाँ इसके आगे क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा हमारे पास 1। नाउ m स्क्वायर एन m कितना हो जाएगा m की पावर 3, और m स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद माइनस टर्म है और यहाँ प्लस है, तो क्या होगा माइनस, इसके आगे 1 है इसके आगे 1 है, मतलब 1 ही रहेगा, ठीक है। m स्क्वायर, यहाँ m स्क्वायर की टर्म नहीं है तो m स्क्वायर एज इट इज, n स्क्वायर और n स्क्वायर पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो n की पावर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसके आगे माइनस है, माइनस m n स्क्वायर, उसको 4mn से करना है, 4 और मल्टीप्लाई 1 न्यूमेरिकल वैल्यू में तो क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। उसके बाद m यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो कितना हो जाएगा m की पावर 2, n स्क्वायर और n, तो n की पावर 3, क्योंकि पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। अब यहाँ देखो माइनस और प्लस, माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस, मल्टीप्लाई माइनस इज प्लस m, और यहाँ पे क्या है 2, तो उसके बाद हम वेरिएबल में देखें m और m स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा m की पावर 3 और n का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एज इट इज हो जाएगा, वेरिएबल पावर नहीं है तो एज इट इज m क्यूब माइनस इंटू n हो जाएगा। अब नेक्स्ट से करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 एज इट इज हो जाएगा, और m की पावर 3 और n का कितना बन जाएगा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि m की पावर नहीं है तो कुछ एडिशन नहीं होगा, और n की पावर दिख रही है, n यहाँ 1 है और यहाँ पे एक और 1 है, तो कितना हो गया n की पावर 2। अब यहाँ देखते हैं जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस में होता है लाइक टर्म्स में, तो सबसे पहले m की पावर 3 n स्क्वायर ढूंढ लो, m की पावर 3 और n स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे 2 और इसके आगे प्लस 2, दोनों प्लस 2 ही है, तो कितना हो जाएगा 4 m की पावर 3 n स्क्वायर, ठीक है। इसके आगे अब देखो m स्क्वायर और n की पावर 4 कहीं पे भी नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो, माइनस m स्क्वायर n की पावर 4। नेक्स्ट टर्म देखो अब यहाँ पे क्या है m की पावर 2 और n की पावर 3, m की पावर 2 और n की पावर 3 यहाँ पे कहीं पे भी है नहीं है,
तो इसको भी क्या लिखना है हमें, एज इट इज लिखना है। ये वाली टर्म हम ऑलरेडी यहाँ पे काउंट कर चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, अच्छा एक और टर्म थी यहाँ पे एम क्यूब एन स्क्वायर वाली, जो फर्स्ट हमने कंसिडर करी थी ना एम क्यूब और एन स्क्वायर, वहाँ पे -3 और है, तो 4 में से अगर -3 वो करेंगे तो कितना आ जाएगा, +1 हो जाएगा, वो टर्म भी होगा। ये बचा सिर्फ हमारे पास क्या है वो 4m³ और n, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास दिस वन। ठीक है, ऐसे ही आपको बाकी सारे पार्ट्स करने हैं, उसमें सिंपली क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई, उसके बाद जो जो वेरिएबल्स लाइक टर्म में क्या करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, इन विच वी हैव evaluate the following after simplification। सिंप्लीफाई करना है एंड देन वी हैव टू पुट द वैल्यू x इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 7x को फर्स्ट ऑफ ऑल 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद -x² को फर्स्ट ऑफ ऑल इससे, और फिर -x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7x विल बी मल्टीप्लाइड टू 2x, प्लस साइन और यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस ही रहेगा। 7x विल बी मल्टीप्लाइड टू 3/7 ऑफ x²। ठीक है, नाउ कौन सी वैल्यू उठाएंगे, -(x²), तो -(x²) इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 2(x²), सॉरी ऐसे लिखते हैं x² मल्टीप्लाई टू 2x एंड देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस अगेन x² विल मल्टीप्लाई टू 3/7 ऑफ x²। ठीक है, अब यहाँ देखो 7 और न्यूमेरल वैल्यू क्या है हमारे पास, 7 और 2, तो कितना हो जाएगा 14। x दो बार है तो x का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, x और फर्स्ट ऑफ ऑल वो लिखते हैं न्यूमेरल वैल्यू 3 है यहाँ पे, x विल बी मल्टीप्लाई टू x² इज x की पावर 3, पावर्स क्या होगी ऐड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, न्यूमेरल वैल्यू 2 है और x की पावर 3 बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो गया -3/7 न्यूमेरल है और x की पावर क्या हो गया 4। ठीक है, अब सेम जो लाइक टर्म दिख रही है उनको क्या करेंगे हम एक साइड, और पावर जो मैक्सिमम पावर दिख रही है उसको हम सबसे फर्स्ट, फिर उसके बाद 14, सॉरी यहाँ कितना है 3 - 2 कितना हो गया 1x³ और फिर है 14x²। अब हमें वैल्यू क्या रखनी थी 4x = 2 के लिए, तो यहाँ पे हर जगह क्या रख देंगे, सिर्फ x की वैल्यू जहाँ जहाँ दिखे वहाँ पे 2 रख देंगे, 3/7 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 14 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 2 की पावर 4 मतलब 2 विल बी मल्टीप्लाइड टू 2 4 टाइम्स। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, तो -3/7 इंटू 16 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 8 और 14 इंटू 2 की पावर 2 मतलब 4। कितना आ गया हमारे पास आंसर, -48/7 प्लस 8 एंड प्लस 56 आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब हमारे पास 56 प्लस 8 इज 64 -48/7 प्लस इसको वो करेंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आ गया 64। अब क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है यहाँ पे। आंसर देखो यहाँ से क्या है -48/7 एंड प्लस 64/1। एलसीएम क्या आ जाएगा 7, यहाँ तो -48 ही होगा और इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 28, 7 6 42 44, तो कितना आ गया 400/7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। सिंपली क्या करना है यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है एंड देन वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमारे पास गिवन है, आगे जो ऊपर वाले क्वेश्चन है उनमें 3 वैल्यूज पुट करना है, तो एज इट इज वैसे ही करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो नाउ 8th और 9th क्वेश्चन। 8th में हमें करना है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल वाले एरिया का हमारे पास पहले भी आया था, उसमें क्या था सिंपली मल्टीप्लाई करना था। अब हम वॉल्यूम के लिए करते हैं। वॉल्यूम जो होता है हमारे पास वो होता है, एक रूम जो होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे हमारे पास लेंथ है 9 क्वेश्चन है, लेंथ है यहाँ पे 5x²y, ब्रेथ है यहाँ पे 3xy² एंड हाइट है यहाँ पे 2xy। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है सिंपली L इंटू बी इंटू एच, तो L इंटू बी इंटू एच क्या हो गया 5x²y मल्टीप्लाइड विद ब्रेथ एंड मल्टीप्लाई विद 2xy। सारे मल्टीप्लाई में तो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरल वैल्यूज को करो, 5 × 3 15, 15 मल्टीप्लाई विद 2 इज 30। ठीक है, अब x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, कितना हो गया 3 और एक 4, तो x की पावर 4 हो गया। सारी वैल्यूज क्या होगी पावर, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो एडिशन हो जाती है पावर्स। ठीक है, y यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 और एक 4, y की पावर भी 4 हो गया और z कितना है, z है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्या आ गया हमारे पास आंसर वॉल्यूम का।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास डिवीजन करना है हमें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 6.3। सो डिवाइड करना हमें, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास उसका 4 पार्ट है। तो डिवाइड में क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करना था उसको नीचे, तो -3/4 है। फिर क्या है, a की पावर 3 b²c। डिवाइड किससे करना है, 9/16 a b की पावर 3 c की पावर 3। ठीक है, सिंपली क्या होता है, न्यूमेरल विल बी डिवाइड बाय न्यूमेरल या कैंसिल आउट, ठीक है, और पावर्स विल बी कैंसिल आउट बाय वेरिएबल या उससे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ सबसे पहले -3 और 4 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ये 16 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 9 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो पावर्स है, सॉरी जो वेरिएबल्स है, उनको कैसे लिखेंगे, a² b²c मल्टीप्लाई a b की पावर 3 c की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, ऊपर से -4 और यहाँ पे क्या हो गया, -3, ठीक है। अब वेरिएबल्स में देखते हैं, यहाँ कितना है, a और यहाँ कितना है, a की पावर 3। जब भी मल्टीप्लाई होता है पावर क्या होती है, ऐड होती है, और जब डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। यहाँ कितनी पावर है, 1, और यहाँ कितनी है, 3, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आंसर आएगा, 2। तो कितनी बची, a की पावर 2 हुआ, ठीक है। इसके बाद b³ है, और यहाँ कितना है, b की पावर 2। तो यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कहाँ बचेगा, नीचे बचेगा एक b, ठीक है, क्योंकि हम बिगर टर्म में से स्मॉल में माइनस कर सकते हैं, तो नीचे आएगी एक b। उसके बाद c कहाँ आएगा, नीचे आएगा c का पावर 2, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना हो तो क्या कर सकते हैं हम, a की पावर 3 को कितने टाइम लिख सकते हैं, दिस टाइम, फिर उसके बाद b इंटू b मल्टीप्लाई c, नीचे क्या लिख सकते हैं, a इंटू b इंटू b इंटू b और मल्टीप्लाई c इंटू c। जो कैंसिल आउट होते हैं उनको लिख देंगे, b से ये कैंसिल आउट, b से ये और कैंसिल आउट, c से ये, सॉरी c से ये कैंसिल आउट, बचा क्या, फिर ऊपर से a² बचा, नीचे से एक b और यहाँ से कितना बचे, 2c, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। सिंपली डिवाइड करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। सो इसमें अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल किससे डिवाइड करना है, इस पूरी टर्म को -7m², तो मैं यहीं पे कर रही हूँ, दोबारा नहीं लिख रही, -7mnp², ठीक है। इससे डिवाइड करना है हमें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर से हम क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। अब कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से देखो, न्यूमेरल में हमें दिख रहा है 28, 56 और 14, ये सारे के सारे किसकी टेबल में आ सकते हैं, अगर यहाँ पे 28, 56 और 14, ये 14 की टेबल में आते हैं, 14 1 जा 14, 14 उधर 20 और 14 4 जा 56 होता है, ठीक है। तो मतलब न्यूमेरल में से तो हमारे पास 14 कॉमन आ गया। अब यहाँ देखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल में सबसे पहले देखो m यहाँ पे भी, m यहाँ पे भी, m यहाँ पे भी, ठीक है। उसकी मिनिमम पावर क्या है यहाँ पे, m, तो क्या हो जाएगा, m कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एक m कॉमन, जो भी अगर तीनों में एक पावर कॉमन, सॉरी एक वेरिएबल कॉमन है, तो उसकी मिनिमम पावर वाला हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। m यहाँ से कॉमन आ गया। इसके बाद n देखो, n यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि तीनों में होना चाहिए। उसके बाद p यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, p की मिनिमम पावर कौन सी है, p की पावर 1, तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, 14 को इससे डिवाइड करेंगे, न्यूमेरल में वैल्यू आ गई 2, n की एक पावर कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ कितनी बची, 2, n हमने कॉमन नहीं लिया तो n एज इट इज, और p की पावर 1 कॉमन लिया था, तो p यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ माइनस साइन है, 14 यहाँ से कॉमन आ गया, मतलब डिवाइड में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, m कॉमन ले चुके हैं, p की पावर 1 कॉमन ले चुके हैं, तो कितना बचा, p की पावर 2, ठीक है। इसके बाद 14 हम कॉमन ले चुके हैं, तो 1 ही रहेगा, m कॉमन ले लिया, n हमने कुछ कॉमन नहीं लिया था, और p की पावर 1 कॉमन ले ली थी, तो 1 बची, ठीक है। और यहाँ नीचे कितना है, -7mn और p², ठीक है। नाउ 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, m से एक m कैंसिल आउट, p² की एक पावर कैंसिल आउट, तो क्या बचा ऊपर -2 और नीचे क्या बचा n, और यहाँ से कितना आया 2m², n की पावर 3 -4p² प्लस n²p, यही क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर इसका, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी ट्राई इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। A very pleasant morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming again to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are doing the revision of our syllabus content, and in this series we are continuing the revision of chapter 18, that is the pollution of air and water. So we are going to discuss the long question answer in this today's session class. So let's start doing it. Student, in today's class we are going to discuss the long question answer of the chapter
18. Firstly, we have read about the pollution of air and water, and to related that, here are few long questions that we will discuss. Student, the first long question is about the explain the global warming and effects ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है एंड उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं. ग्रीन हाउस गैसेज के इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है. द स्टूडेंट आंसर इज द ग्रेजुअल इंक्रीज इन ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ्स एटमोसफेयर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट. देखिए, जो कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग टेम्परेचर है अर्थ के एटमोसफेयर का, मीन्स जो अर्थ का एटमोसफेयर है उसकी जो लेयर है सराउंडिंग एटमोसफेयर, जिसमें एयर से रिलेटेड एयर, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेज प्रेजेंट होती हैं, उसे हम एटमोसफेयर बोलते हैं. अब उस एटमोसफेयर में जो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है डे बाई डे, उस इंक्रीज़ होते हुए टेम्परेचर को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब हिंदी मीनिंग है वैश्विक तापमान, जो मतलब उसका बढ़ रहा है वैश्वीकरण. ओके, तो उसका जो राइज है कुछ ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनकी वजह से हो रहा है. So that we call the global warming. Effect of greenhouse gases. Now what are the effects of greenhouse gases? Greenhouse gases are the harmful gases that affect the atmosphere, Earth's atmosphere. They cause climate change by trapping heat. वो climate change create कर रहे हैं trapping heat, जो हमारे अर्थ के मतलब जो हम लोग डेली ह्यूमन बेस की एक्टिविटीज़ हैं, ड्यू टू दैट एक्टिविटीज़ कुछ हीट रिलीज़ होती है, कुछ ऐसी हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं, उसको वो ट्रैप करके रखते हैं. तो उसकी वजह से कुछ क्या है क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं. लाइक टेम्परेचर में आप कह सकते हो, रेनफॉल का भी नहीं पता होता है कि कब बारिश किस सीज़न में कैसे हो जाएगी. टेम्परेचर जो गर्मी है वो भी मतलब बहुत ही ज़्यादा पड़ने लगती है. सर्दी भी जो है, विंटर जो है वो भी बहुत मतलब उसका भी टाइम अब चेंज होता जा रहा है. मार्च वगैरह में आपने देखा है, पहले मार्च में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती थी, बट अगर हम अब मार्च की बात करें तो इतनी ठंड नहीं रहती. सो ऑल दीज आर ऑकरिंग ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट. दे ऑल्सो कॉज रेस्पिरेटरी डिसीज़, और कुछ बहुत सारी उसमें रेस्पिरेटरी डिसीज़ हो जाती हैं. रेस्पिरेशन, बिकॉज ये हार्मफुल गैसेज जो हैं जब जाके हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्सअप होती हैं तो वो गैसेस का जो क्वांटिटी है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, और उसमें हार्मफुल केमिकल्स के मिलने की वजह से, हार्मफुल गैसेस के मिलने की वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक अस्थमा हैं, इसमें कैंसर्स वगैरह, लंग कैंसर्स वगैरह भी हो जाते हैं. इट आल्सो इंक्रीज वाइल्ड फायर्स, और ये वाइल्ड फायर जंगलों में जो आग है वो भी अपने आप लग जाती है कुछ इस तरीके का भी टेम्परेचर. बिकॉज क्या होता है, टेम्परेचर जब बहुत ही ज़्यादा धूप होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है, देखिए जो वहाँ पे रॉक्स वगैरह हैं, जो वहाँ पे स्टोन्स है वो हीट हो जाते हैं, और जब वो लुढ़कते हुए नीचे को आते हैं तो आपस में उनकी रबिंग की वजह से वाइल्ड फायर क्रिएट होती है. इट ऑल्सो कॉज द वाटर लेवल इन द सीज एंड ओशन. अब वाटर लेवल किस तरीके से बढ़ रहा है, देखिए क्या होता है स्टूडेंट, जब आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स जो हैं माउंटेन में, जो वो मेल्ट होने लगते हैं तो उनसे बनती हुई जो बर्फ़ होती है वो पिघलती हुई रेन वाटर के फॉर्म में नीचे सी लेवल में आती है. तो वो उससे हमारा ओशन और सीज लेवल जो है वो बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो उससे फ्लड वगैरह की कंडीशंस भी अराइज होती है. नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है? वाटर पोल्यूशन के डिफरेंट सोर्सेज. द फर्स्ट वन इज़ डिस्चार्ज ऑफ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट, टॉक्सिक मतलब आप कह सकते हो जो जहरीले पदार्थ होते हैं, इंडस्ट्रीज से जो निकला हुआ वेस्ट होता है वो डायरेक्ट रिवर्स एंड लेक्स में डंप कर दिया जाता है. इंडस्ट्रियल्स जो हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सब मतलब क्या है, जस्ट दे वांट टू अर्न द मनी. तो अपने पैसे को सेव करने के लिए प्लस में अपना टाइम बचाने के लिए वो क्या करते हैं, विदाउट एनी ट्रीटमेंट वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को थ्रो कर देते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं वो पोल्यूट हो रही हैं. एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द फील्ड. ना देखिए फार्मर्स क्या करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स कर रहे होते हैं. फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके वो अपने क्रॉप की ग्रोथ को, ईल्ड को तो बढ़ाते हैं, पेस्टिसाइड्स को यूज़ करके पेस्ट को किल तो करते हैं, बट जब हम इसका एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं, फार्मर्स एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं इसका, तो उससे भी प्लांट को भी तो नुकसान पहुंचता है, प्लस में वहाँ की जो सॉइल है वो भी पोल्यूट होती है, एंड वो सॉइल भी पोल्यूट होती है, एंड जब उसमें से खेतों का जो पानी निकाल दिया जाता है तो वो पानी जब जा कर के रिवर्स वाटर बॉडीज़ वगैरह में मिक्सअप होता है तो उससे वाटर पोल्यूशन भी क्रिएट होता है.
ओके। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड डोमेस्टिक सीवेज इनटू रिवर्स एंड लेक्स, सेम जिस तरीके की इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बात की थी मैंने, लाइक दैट द डोमेस्टिक सीवेजेस आर आल्सो ट्रीटेड, बिकॉज जितने भी हमारे म्यूनिसिपैलिटीज़ वाले होते हैं दे आर नॉट ट्रीटिंग द डोमेस्टिक सीवेज, दे आर जस्ट डंपिंग ऑल दीज इनटू द रिवर्स एंड लेक्स। बिकॉज क्या होता है, जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट होता है उसमें भी बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स वगैरह होते हैं, उनको डायरेक्ट ले जा करके डिस्चार्ज कर देना, इट ऑल्सो क्रिएट द वाटर पोल्यूशन। कॉन्टेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज कॉज बाय टॉक्सिक मेटल्स, अब जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जब इनके कांटेक्ट में आते हैं टॉक्सिक मेटल्स के कांटेक्ट में, तो उससे भी वाटर पोल्यूशन होता है। बिकॉज वो वाटर बॉडीज़ जो है उसमें किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, डेथ हो जाती है उनकी, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उससे भी पोल्यूशन वहाँ पे क्रिएट होता है। एंड प्लस में टॉक्सिक मेटल, ये टॉक्सिक मेटल्स जो हैं वो सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट से ही निकले हुए होते हैं, तो इनसे भी वाटर पोल्यूशन क्रिएट होता है। Now student, this is your question number 2. We have already discussed 1 and 3. The question number 2 is about short note on acid rain. Student, acid rain क्या होता है? Firstly हम acid rain के बारे में जानते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड व्हेन गैसेस कंपाउंड ऑफ अमोनियम, कार्बन, नाइट्रोजन एंड सल्फर आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। क्या होता है स्टूडेंट, जितने भी हमारे एसिड रेन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल किस लिए होते हैं, कैसे होते हैं? हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी ये गैसेस कंपाउंड है लाइक अमोनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी गैसेस कुछ प्रेजेंट होती हैं और कुछ जो हमारे व्हीकल्स के स्मोक से या डोमेस्टिक घरों से जो निकला हुआ होता है, मतलब उसके कुछ भी ऐसी मतलब एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं उनमें से कुछ इस तरीके की गैसेस जब रिलीज़ होती हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जाके मिक्सअप हो जाती हैं। एटमॉस्फेयर में जाके मिक्सअप होने के बाद वो ऑक्सीजन तो प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पे वो ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं। जितने भी ये गैसेज हैं व्हेन दे रिएक्ट विद द ऑक्सीजन प्रेजेंटिंग इनटू द एटमॉस्फेयर दे फॉर्म द ऑक्साइड्स ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट इन द एयर डिजॉल्व इन द रेन वाटर। सो देखिए क्या होता है, जब ये गैसेज जा करके मिक्सअप होती हैं ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्साइड्स फॉर्म करती हैं, लाइक नाइट्रोजन मिक्स होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। जब ये ऑक्साइड्स गैसेज जो होती हैं ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं, जब रेन वाटर के साथ मिक्सअप होकर के तब ये सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। एंड द सल्फ्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर टर्म्ड एज एसिड रेन। तो ये जब एसिड्स फॉर्म करती हैं उसी को हम एसिड रेन बोलते हैं। तो जो ये एसिड रेन होती है स्टूडेंट, व्हेन द रेन वाटर कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्साइड्स, जब ये इस तरीके के डिजॉल्व ऑक्साइड्स को कंटेन करती हैं और अर्थ पे गिरती हैं तो वो एसिड रेन जो होता है सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे सॉइल के लिए, हमारे मॉन्यूमेंट्स के लिए, हमारी बिल्डिंग्स के लिए, इवन प्लांट्स, एनिमल्स, सब के लिए ये एसिड रेन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ राइट 4 ways टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। 4 ways बताने, 4 तरीके आपको ऐसे बताने हैं जिनसे कि वाटर पोल्यूशन होता है। प्रिवेंशन ऑफ वाटर पोल्यूशन, देखिए प्रिवेंशन कैसे हो सकता है वाटर पोल्यूशन का। बाथिंग एंड वॉशिंग शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। जितने भी मतलब लोग क्या करते हैं जो वाटर बॉडीज़ किनारों में जा करके वहाँ पे बाथिंग, वॉशिंग, नहाना धोना करते हैं, तो लाइक ऑल दिस इज क्रिएटेड द वाटर पोल्यूशन। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स शुड बी स्टोर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। जितने भी हमारे साफ़ सफाई करने वाले जो केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनको क्या करना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए या फिर डिस्पोज ऑफ, प्रॉपर तरीके से उनको डिस्पोज करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी क्या होता है स्टूडेंट, हमारे वाटर पोल्यूट होते हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी वो पोल्यूट होते हैं। डू नॉट डिस्पोज वेस्ट इनटू स्ट्रीम्स, लेक्स एक्सेट्रा। जितना भी हमारा डोमेस्टिक वेस्ट आप कह सकते हो या कुछ भी एनीथिंग वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, हॉस्पिटल्स से रिलेटेड वेस्ट हो गया, पेस्टिसाइड्स वगैरह, एनीथिंग, हमें उन्हें डायरेक्टली स्ट्रीम्स में, लेक्स में ड्रॉप नहीं करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट द वाटर पोल्यूशन। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड हार्बिसाइड्स, जो हमारे इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स एंड हार्बिसाइड्स हैं हमें उनका यूज़ करना चाहिए। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सीवेज शुड बी ट्रीटेड बिफोर डिस्पोजल, और जितने भी हमारे डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सीवेज हैं उनको जब भी हम वाटर बॉडीज़ में थ्रो करें तो उससे पहले हमें उन्हें ट्रीटेड कर लेना चाहिए। ट्रीटमेंट उनका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में उनका ट्रीटमेंट करवा करके आफ्टर दैट वी शुड डिस्पोज इट। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज़ अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। मैंने जस्ट अभी आपको एक टर्म यहाँ पे डिस्कस किया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सो ये वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ही पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। इट इंक्लूड्स द 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट। सी स्टूडेंट, प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है इट इंक्लूड अ मैकेनिकल प्रोसेस, एक मैकेनिकल प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है। इसमें स्क्रीनिंग एंड सेटलिंग ऑफ लार्ज पार्टिकल्स, जो उस वेस्ट में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट जाता है सीवेज
उसमें जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो स्क्रीनिंग के थ्रू एंड सेटलिंग उनको डिज़ोल्व कर करके और सेटल डाउन किया जाता है, उसमें से लार्ज पार्टिकल्स रिमूव किए जाते हैं ना। नेक्स्ट स्टेप इज़ बायोलॉजिकल स्टेप। इसमें देखिए बायोलॉजिकल स्टेप्स में क्या होता है, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है इसके अंदर उसको ब्रोक डाउन किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। इसमें कुछ बैक्टीरियाज डाले जाते हैं जो कि वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस जितने भी ऑर्गेनिक मैटर उसको डिकम्पोज करके उसमें से जो वेस्ट होता है जिसको हम स्लज बोलते हैं उसको स्लज को बाहर निकाल देते हैं। फिर वो वाटर सिर्फ मतलब वो पानी सिर्फ उसमें वो वाटर बचा। आफ्टर दैट टर्शरी ट्रीटमेंट। इस टर्शरी ट्रीटमेंट में देखिए क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा डिसइंफेक्टेड वाटर, अब वो जो हमारा स्लज वगैरह निकालने के बाद वो वाटर कैसा बचेगा, इन्फेक्टेड वाटर जो होता है उस इन्फेक्टेड वाटर को केमिकल्स वगैरह की क्लोरीन और अल्ट्रावायलेट रेज पास करके उस वाटर को डिसइंफेक्टेड बनाया जाता है। आफ्टर दैट इट गोज थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है। सो स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अवर all long question that are related to the chapter 18. You have to revise, you have to write and prepare it for your S7 preparation. Thank you. Goodbye. Good morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class we read our 4th chapter of history, colonialism and tribal society. In previous class we read about Santhala rebellion and today we continue our class with the Munda rebellion 1895 to 900. The Munda rebellion was fueled by the growing exploitation that the tribe faced under the जमींदार। कि जो मुंडा रेबलियन स्टार्ट हुई वो किससे फ्यूल्ड, मतलब उसको किस तरह से स्टार्ट हुई उसकी, कि जो ट्राइब फेस कर रहे थे एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण जमींदार के अंडर। The Mundas were a tribe which inhabited Bihar, and when the British formulated land revenue system like the permanent settlement, they were forced out of their land. कि मुंडा एक जाति थी जो बिहार के अंदर रहती थी और जब ब्रिटिश आए भारत के अंदर और उन्होंने लैंड रिवेन्यू सिस्टम चलाया जो परमानेंट सेटलमेंट था, तो उन्हें फोर्स करके उनकी लैंड से दूर कर दिया गया, उनकी लैंड से हटा दिया गया। Thus forced to become repaying tenant that had no choice but to borrow loans. कि उनको फोर्स किया गया रेंट पे करने के लिए उस ज़मीन के लिए और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी लोन लेने के लिए। When they were unable to repay the loans, they were forced to become bonded laborers. और जब वो अनेबल हो जाते थे रीपे करने के लिए लोन, तो उनको बंधक जो मजदूर बना लिया जाता था। बिरसा मुंडा was the leader of the Munda rebellion. बिरसा मुंडा इस रेबिलियन के नेता थे। known as Ulugan or the Great Revolt, the movement was aimed at ending British rule and establish Munda rule. और ये रिवोल्ट कब ख़त्म हुई, इस रिवोल्ट का एम क्या था कि ब्रिटिश रूल को ख़त्म करना और मुंडा रूल को स्थापित करना। इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन छोटा नागपुर रीजन ऑफ बिहार। ये बहुत स्ट्रॉन्ग थी छोटा नागपुर बिहार में। बिरसा मुंडा डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियल रूल। बिरसा मुंडा ने अपना जो डिक्लेयर किया इंडिपेंडेंस कॉलोनियल रूल से। बेटा कॉलोनियल का मतलब मैं यहाँ पे आपको ब्रिटिश सरकार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ब्रिटिश सरकार, तो मैं इसको आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे इसका अगर एक्चुअल मीनिंग देखें तो उपनिवेश होता है। उपनिवेश का मतलब होता है जो दूसरे राज्यों के ऊपर राज्य करता है। जैसे ब्रिटिश है, ब्रिटिश का हम भारतीय उपनिवेश राज्य ही थे ना, उन्होंने हमारे ऊपर कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इजी वे में बता देती हूँ ब्रिटिश सरकार। तो यहाँ पे कॉलोनियल रूल जो औपनिवेशिक रूल था या ब्रिटिश सरकार का जो रूल था उससे इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। एंड ऑल्सो अर्ज्ड द पीपल टू डिसओबे लॉज एंड नॉट पे रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। और लोगों को मतलब कि ऑल्सो अर्ज द पीपल टू डिसओबे लॉ, और लोगों को ये भी इसलिए भी उकसाया गया कि जो लॉ हैं उनको उनका पालन ना करें और रिवेन्यू जो गवर्नमेंट को देते हैं वो ना दें। इट वॉज ऑल्सो ए वॉयलेंट मूवमेंट विच सो अटैक्स ऑन ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड्स एंड मिशनरीज। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा उग्र मूवमेंट था जिसमें अटैक किया गया ऑफिशियल्स के ऊपर, लैंडलॉर्ड्स के ऊपर और मिशनरीज के ऊपर। द मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड एट द एंड एंड बिरसा मुंडा वॉज कैप्चर्ड।
कि जो मूवमेंट था उसको दबा लिया गया और अंत में बिरसा मुंडा को कैप्चर पकड़ लिया गया। हाउएवर द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908 वॉज पास्ड, और फिर छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास हुआ एज ए रिजल्ट ऑफ द मूवमेंट, इस मूवमेंट के रिजल्ट के रूप में। द एक्ट एश्योर्ड कस्टमरी राइट टू द मुंडास, और जो कस्टमरी राइट्स का मतलब होता है जो उनके कुछ सामान्य जो राइट्स होते हैं उसके इन लोगों ने मान लिया। इट ऑल्सो एंटेल्ड द एब्लोशन ऑफ बॉन्डेज लेबर और बेत बेगारी, और उन्होंने एंटेल्ड द एब्लोशन ऑफ बॉन्डेज लेबर, और इसने किसका विरोध किया? जो बंधक लेबर थी जिसको बेट बेगरी बोलते थे। ट्राइबल अपराइजिंग इन नॉर्थ ईस्ट, की जो आदिवासी उठे नॉर्थ ईस्ट में, आसाम। ए सीरीज ऑफ अपराइजिंग ब्रॉट आउट इन आसाम इन 1893-94, की एक सीरीज उठी, जो सीरीज चालू हुई आसाम के अंदर अपराइजिंग की 1893 से 94 तक, व्हेन द गवर्नमेंट इम्पोज्ड हाई रेट्स ऑफ रिवेन्यू ऑन द पीपल, जब सरकार ने हाई रेट रिवेन्यू लगाया लोगों के ऊपर। लैंड रिवेन्यू इंक्रीज्ड फ्रॉम 50% टू 70%, और जो लैंड रिवेन्यू था वो 50 से 70% हो गया था इन द कामरूप एंड दरंग। Moreover, the government seized land when the peasants were unable to pay tax, और जो गवर्नमेंट थी वो ज़मीन को हड़प लेती थी जब पीजेंट्स टैक्स पे करने को अनेबल होते थे। Here too the uprising were brutally repressed, और यहाँ पे भी क्या हुआ? अपराइजिंग बहुत ही भयानक हो गई। अब है मेघालय। After the British received the Diwani right in Bengal in 1764, they wanted to build a road which linked the Brahmaputra and the Surma Valley, कि जब ब्रिटिश ने दीवानी राइट प्राप्त कर लिया 1764 में, तो वो एक रोड बनाना चाहते थे लिंक करने के लिए ब्रह्मपुत्रा को सूरमा घाटी से। द डिसीजन वॉज नॉट वेलकम्ड एज it would mean displacement of a large number of people belonging to the काशी ट्राइब, और ये डिसीज़न इसका स्वागत नहीं किया गया क्योंकि इसका मतलब था बहुत सारे लोगों को अपने स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना, क्योंकि ये जगह जो काशी ट्राइब से बिलोंग करती थी। द रोड प्रोपोज्ड वॉज सपोज्ड टू पास थ्रू द काशी हिल्स, और ये जो रोड था ये जाना कहाँ से था? काशी हिल्स से जाना था। मोरओवर ए हाउसिंग टैक्स वॉज इम्पोज्ड इन 1860 विच वॉज फॉलोड बाई एन इनकम टैक्स, कि एक हाउस टैक्स भी स्टार्ट हुआ 1860 में, जो इनकम टैक्स फॉलोड बाई एन इनकम टैक्स, जो इनकम टैक्स के द्वारा फॉलो किया गया, अपनाया गया। देयरफॉर द ट्राइब रिवोल्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ यू क्यांग न्यांग नंगभा, कि ये एक ट्राइबल रिवोल्ट अब स्टार्ट हुई यू क्यांग नंगबा के अंडर में। ही वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग्ड टू स्प्रेड टेरर अमंग हिज फेलो ट्राइब्समैन, और वो कैप्चर हुए और हैंग टू स्प्रेड, और फांसी पे लटका दिए गए कि वो लोगों के अंदर जो ट्राइब मैन थे उनके अंदर वो डर पैदा करने के लिए। ठीक है। अनदर रेबलियन ब्रोक आउट इन द रीजन in 1872 when the British tried to establish their rule in the Garo Hills. They were led by Pa Togan Sangma, और एक और रिबिलियन स्टार्ट हुई 1872 में, जब ब्रिटिश ने ट्राई करना चाहा, ब्रिटिश स्थापित करना चाहता था अपना रूल गारो हिल्स में, और ये किसके नेतृत्व में हुई? पा तोगन संगमा के। अब है मणिपुर। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड वॉर ऑन मणिपुर आफ्टर सुरचंद्रा, द ओल्डेस्ट सन ऑफ डिकेड्स किंग ऑफ मणिपुर, शाउट ब्रिटिश सपोर्ट इन हिज स्ट्रगल अगेंस्ट हिज स्टेप ब्रदर टिकंद्रजीत, कि ब्रिटिश ने डिक्लेयर की एक और वॉर जो मणिपुर में हुई आफ्टर सूरचंद्रा के बड़े बेटे, जो उस टाइम डिसीड्स किंग ऑफ मणिपुर, जो मणिपुर के किंग थे, और उन्होंने ये उसके सपोर्ट से, और ये स्ट्रगल किसके थी? उसके चचेरे भाई स्टेप ब्रदर, सौतेले भाई टीकन रजीत के, टीकन दरजीत
Tikandarjit led the Manipuris in a fierce battle against the colonial power, but they faced defeat. कि टिकंदरजीत जो था उसने मणिपुरी लोगों को लेकर एक बैटल स्टार्ट की, लेकिन कॉलोनियल पावर के सामने ये लोग हार गए। ये देखिए, ये पिक्चर है यू काइंग नंगबाग की और टिकंदरजीत की। ही वॉज दैन ट्राइड एंड एग्जीक्यूटेड अलोंग विद हिज जर्नल्स। फिर उसने क्या किया कि उसने ट्राई किया अपने जो जर्नल्स थे उनको एग्जीक्यूट करने की। देयर commemorative memorial, Veer Tikandarjeet Memorial, stands at the heart of Imphal over the spot where they were hung to that. और इनके जो ये हैं commemorative memorial और वीर टिकंदरजीत मेमोरियल, ये स्टैंड हैं, ये बनाए गए हैं जहाँ पे इम्फाल के हार्ट में, मतलब इम्फाल का जहाँ पे हृदय है वहाँ पे बनाए गए हैं, जहाँ पे इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, वहाँ पे फिर इनकी याद में मेमोरियल बनवाए गए हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। टुडे वी कंप्लीट आवर 4th चैप्टर ऑफ हिस्ट्री इन रीडिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। Morning students, this is for class 8. Students, as you all know, we are doing prepositions and kinds of prepositions we discussed in the previous video. Today I will tell you about some more prepositions, how you are going to use them. And first is other uses of preposition. Other uses of preposition. First is for. For is used to show purpose. To show purpose. किसी पर्पस को दिखाने के लिए भी हम, यानी कि किस के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर्पस को दिखाने के लिए हम for preposition यूज करते हैं। To indicate time period, कि हम इतने टाइम पीरियड के लिए मुझे तुम्हारी कोई चीज़ चाहिए। और यू कैन से विद एक्सप्रेशंस वी कैन यूज for an example, for good things, for the first time, for the moment, they are the examples of expressions. For good, for the first time, etc. are the example of with expression. Like this we are using about. About is another preposition. It is used to suggest on the subject of somebody. For example, did you hear about the kidnapping at school? यानी कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम about का यूज करते हैं। Like this we are having at. At is used to indicate the speed, rate of something, time you can say. They are the examples of at. How you are going to use at. Another word is by. By is used to show who, what does, causes, or creates something. Are using by. For example, he was struck by lightning. It means lightning की वजह से वो struck हो गया, यानी कि उसने बिजली ने पकड़ लिया। Okay, so we are using by here.
Like this, we are having more prepositions like from, कि कौन से origin से कौन से origin तक, to show what the origin of somebody and something, to show what the origin. Next is in. In is used to indicate, or you can say show, for somebody's job or profession, state, condition are the examples of in. How we are going to use in. Next is of. Of is used to show ownership or an relationship. Relationship between two things are all there we are going to use of. And next we are having on. On is used to show कि कोई जो चीज़ रखी हुई है वो कहाँ पे रखी हुई है, यानी कि प्लेस वी कैन से. और बाय प्रोफेशनल एक्टिविटी की, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं वो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, किसके बारे में काम कर रहे हैं. प्रोफेशनल एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं हम, तो तब भी हम वहाँ पे एक्टिविटी ही यूज़ करें, ऑन यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज विद. विद इज कि हम जो अपना एक्शन कर रहे हैं, जो हम अपना काम कर रहे हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं. Now on the basis of all these prepositions, we are having a book exercise. Now let's start with the book exercise. Here in this question, we are having complete the sentences with appropriate prepositions. In first sentence, all the information that you need dash woodpeckers for your project work is here in this encyclopedia. All the information about you need that you need about, यानी कि उनके woodpeckers के बारे में. The brand has established an international reputation of its new reputation for its new marketing manager. The fire in the basement was caused of a short circuit. Next is the cottage was for a complete mess when a new owners moved. The cottage was about a complete mess. Dash working as a teacher. They are asking about the professions, and professions के लिए हम क्या use करते हैं, in a working, as a working teacher. Nupur is living in an old classmate of hers. The label needs that this product is not intended for pregnant or nursing women or for those who 18 years of age. On the expressway we were driving at the speed, क्योंकि मैंने बताया था आपको at हम कब यूज़ करेंगे, speed के साथ. The gallery showcases seascape paintings of a local artist based on the art of Claude Mount. About your determination and hard work, you will be able to achieve your dreams. With this book exercise, we completed with the chapter. This is this chapter is completed. So I hope you understand this prepositions chapter. In the next video, we are going to start with the next chapter. Thank you, everyone. Good morning, students. Welcome to online classes for class 8. Today we are just going to start the revision of
चैप्टर 7 दैट इज द पैडलर्स कारवा। ये पैडलर्स कारवा है कि एक ऐसा है जिसमें जो है पैडलर जो क्या करता है, पर्सन जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ही बनाए हुए जो है एक कारवा में रहता है, जिसको हॉर्स जो है वो खींचता है। और वो कारवा कैसा होता है, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्मॉल होम जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती हैं और उनका कोई स्पेशल पाथ नहीं होता है। वो कहाँ से आते हैं कहाँ जाते हैं ऐसा कोई उनका जो है डिफाइन नहीं होता है। और वो अपने मर्जी के खुद मालिक होते हैं एंड दे जस्ट their work is just moving on and on, where they have to go, when they have to go, they have no decision of that. So ये एक poem है आपकी. So let us start the revision of this. सो इसका वर्ड ट्रेजर देखिए बेटा, जैसे आपका ये कारवा का क्या मतलब होता है, अ व्हीकल इक्विप्ड फॉर लिविंग इन, यानी कि ऐसा व्हीकल जिसके अंदर आपके रहने खाने पीने की सारी चीज़ें सुविधाएं होती हैं। तो पैडलरमैन क्या होता है, जो कि जो है एक ऐसा मर्चेंट होता है जो अपना सारा सामान जो बेचता है वो अपने साथ लिए होता है और वो कारवा में वो सारी चीज़ें उसके साथ होती हैं एंड ही यूज्ड टू जस्ट गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस तरह से क्या है आपके ऑप्शनल आएंगे वो दैट यू हैव टू डू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये क्या है कि आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट द सेंटेंस एंड दिस शुड बी अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर। अब देखिए नंबर 1, विद इन अ हॉर्स टू डैश लाइक द पेडलर मैन, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, राइड ड्राइव एंड रन। तो यहाँ पे आपका आएगा करेक्ट ऑप्शन ड्राइव। एंड ए चिमनी ऑफ डैश दैट द स्मोक कम्स थ्रू। तो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट वर्ड है आपका टिन, आयरन एंड कॉपर। तो टिन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 3 देखिए, द roads are brown and the sea is blue, black and green. So the sea is green. Green is the correct option. अब यहाँ पे देखिए, राइट T for the true and F for the false statements. यहाँ पे true false statements है that you have to just write it down according to the chapter. First देखिए, the paddler man rooms in a horse drawn कारवा, या ड्राइविंग कारवा, यहाँ की पैडलर मैन की जो है कमरा होता है जो कि वो हॉर्स से ड्राइव किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट्स इसके ट्रू है। नोबडी नोज वेयर द पैडलर मैन गोज, कोई नहीं जानता कि पैडलर मैन कहाँ जाता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि वो ही जस्ट ऑलवेज कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग, सो यू जस्ट कांट गेस कि वो कहाँ जाता है। एंड नंबर 3, द कारवा हैज़ अ चिमनी फॉर द स्मोक टू कम आउट। ये भी स्टेटमेंट ठीक है आपकी, क्योंकि कारवे में चिमनी होती है और उससे जो धुआं होता है, वो जो खाना वगैरह बनाते हैं, तो वो सब जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट। अब नंबर 4 देखिए, द पैडलर मैन यूज अ बिग बेल टू मेक पीपल अवेयर। ये भी जो है सही है कि पैडलर मैन अपने उस कारवा में एक बड़ी सी बेल, घंटी लगा देता है जिसको बजा कर कि वो ये लोगों को अवेयर करवाता है, उनको पता चलता है लोगों को कि हाँ पैडलर मैन आया हुआ है, उसके पास से कुछ चीज़ें हैं जो दे हैव टू जस्ट बाय अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। अब नंबर 5 देखिए, द पैडलर मैन नेवर फॉलोज एनी फिक्स पाथ। और पैडलर मैन जो है वो कभी भी एक फिक्स पाथ को जो है फॉलो नहीं करते हैं, वो एक ही रास्ता जो है फॉलो नहीं करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को यूज़ करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू है। नाउ सी राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। आपको ये इसके एंटोनिम्स हैं यहाँ पे। नोबडी का क्या बनेगा एंटोनिम्स, एवरीबॉडी। और मैन का बनेगा ब्रेक। और लाइक का हो गया अनलाइक। इन ऑर्डर का हो गया डिसऑर्डर। और रोम का हो गया स्टे। अब ये हो गया आपका एंटोनिम्स। अब देखिए, फाइंड आउट अ वर्ड फ्रॉम द पोएम दैट राइम विद द वर्ड इन द कॉलम ए एंड राइट दैट इन द कॉलम बी। यानी कि कॉलम ए में आपके जो वर्ड्स दिए गए हैं उससे मिलते जुलते राइमिंग वर्ड्स आपको कॉलम बी में लिखने हैं, जो कि आपको फाइंड आउट करने हैं इस पोएम से। तो ब्राउन का क्या हो गया राइमिंग वर्ड, टाउन। सेल का राइमिंग वर्ड क्या हो गया, बेल। और ऑर्डर का क्या हो गया राइमिंग वर्ड, बॉर्डर। राइड का साइड। और रोम का क्या हो गया, होम। तो दिस इज द
राइमिंग वर्ड फ्रॉम द चैप्टर। अब यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंसेस हैं कुछ। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है चलाना, तो आई कैन ड्राइव, मैं चला सकता हूँ। चिमनी, ये क्या है, स्मोक आउट जहाँ से होता है, स्मोक कम आउट फ्रॉम चिमनी, यानी कि चिमनी से धुआं बाहर आती है। मेड होता है टू जस्ट मेक समथिंग। कैन यू मेड योर हैंड राइटिंग, क्या तुम अपनी राइटिंग को सुधार सकते हो। मेन का मतलब है चीज़ें को सुधारना। एंड ब्रेक, ये है बास्केट। बास्केट इज यूज टू कीप फ्रूट्स इन, तो ये क्या है आपका, बास्केट में जो है हम क्या रखते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, वेजिटेबल्स रखते हैं। तो इट्स योर ऑप्शन व्हाट यू वांट टू जस्ट, बट यू हैव टू जस्ट डू इट इन योर ओन वर्ड। तो अब आपको ओन सेंटेंस में वर्ड यूज करने हैं। नंबर 5 देखिए, स्प्लैश। शॉपकीपर स्प्लैश वाटर इन वेजिटेबल्स, यानी कि छिड़काव करते। शॉपकीपर क्या करता है कि जो है अपनी सब्जियों पर पानी छिड़काव करता है, सो दैट इट जस्ट लुक लाइक अ फ्रेश। सो स्टूडेंट व्हाट यू हैव टू डू, आज के ये वीडियो यहीं तक है, और in the next video for the revision when it will be complete, and again I will just give you the MCQ type question for the all this thing chapter. So अब आज का आपको वीडियो यहीं तक। आपको करना क्या है, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Student, in 8th class GK, I Priyanka am discuss with you chapter number 15. Here some questions related to science are given. In previous video, I discussed with you chapter number 14, colorful world. This is also a part of science subject. So you have to listen carefully and find out the answer. Okay. Now, first one is the most common drug for malaria is here ampicillin, quinine and ceftriaxone, and last one is penicillin. तो स्टूडेंट मलेरिया के लिए कौन सी जो मेडिसिन यूज की जाती है, क्विनीन। नेक्स्ट वन इज द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ब्लड इज रेगुलेटेड बाय, जो कैल्शियम की मात्रा होती है खून में वो किससे रेगुलेट की जाती है, थायराइड, पिक्चुरिटी एंड पैराथायराइड एंड पीनेल। तो आंसर इज पैराथायराइड। नेक्स्ट वन इज नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन सी। स्टूडेंट, विटामिन सी नेचुरल सोर्स का मतलब जो हमें पेड़ पौधों से मिलता है, तो आंसर इज टोमेटो, लाइम एंड ऑरेंज। इससे हमें विटामिन सी गेट कर होता है। नेक्स्ट वन इज द स्वीटेस्ट शुगर इज लैक्टोज, सर्कोस एंड फ्रक्टोज, एंड लास्ट वन इज माल्टोज। तो स्वीटेस्ट शुगर क्या होती है, फ्रक्टोज। नेक्स्ट वन इज हैबिटेट ऑफ अमीबा इज, इसमें क्या है, वेट सॉइल, ड्राई एयर एंड फ्रेश वाटर एंड सी। मीन्स अमीबा किस में ज्यादा रहता है, फ्रेश वाटर में। नेक्स्ट वन इज केमिकली विटामिन डी इज फ्लोस्पियड, स्टोयर्ड फैट एंड लिपोप्रोटीन। तो आंसर इज स्टोयर्ड। नेक्स्ट वन इज विनेगर इज डिल्यूट एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है ये, एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट वन इज इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है। स्टूडेंट, इंसुलिन का यूज डायबिटीज जो पेशेंट होते हैं वो करते हैं फॉर कंट्रोल योर शुगर लेवल। ओके। नेक्स्ट वन इज अमीनो एसिड आर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। तो आंसर इज प्रोटीन। अमीनो एसिड किसकी यूनिट है, प्रोटीन्स। नेक्स्ट वन इज स्पाइडर बिलोंग्स टू द क्लास। स्पाइडर किस कैटेगरी में आती है, मायरोपिडिया, इंसेक्टा, क्रस्टिया एंड आर्चिंडा। तो आर्चिंडा की कैटेगरी में आती है इंसेक्ट। ओके स्टूडेंट, हियर सम पिक्चर्स आर गिवन दैट रिलेटेड टू दैट अबव क्वेश्चंस। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन योर सम MCQ based on science. You have to learn that in your exam this type of MCQ can be asked, so you have to properly learn the question with the answer, क्योंकि इसमें से आपसे वन वर्ड आंसर भी पूछा जा सकता है। और स्टूडेंट ध्यान रखना कि कोई भी MCQ या मैचअप का चैप्टर जरूरी नहीं है उसमें से मैचअप या MCQ ही पूछे जाए, आपसे वन वर्ड आंसर भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको
जो क्वेश्चन का आंसर है वो प्रॉपरली लर्न करना है. ओके स्टूडेंट, वेलकम यू टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कंप्यूटर क्लास फॉर क्लास 6 to 8th. Students, in this video I will tell you some basics function of computer. Okay, first is how to change background of desktop, next one is how to make a new folder, and last one is how to save a file on desktop. Now I tell you first step how to change background of desktop. Let's start. Click on start button, then click on control panel. Now you have to select that option personalization, click on that, and now you have to click on that desktop background. You have to. Now here are many backgrounds. You can select anyone from them. Select anyone. For example, you select this. Click on that, and now click on save changes. Here you see your background will be changed. Okay. Now I tell you how to make a new folder. Right click of mouse and click on new and select folder shortcuts anything. Means for example you have to paint file, then bitmap image. You have to for a file folder for document, then you can select that and one from here. Okay, so you have to make a new folder, you select folder. Okay, here is your new folder. Open that, that is empty. You can move any file from here. You can select any file from here and copy that, and the file that is copied in previous session, that paste here. Here is your file. So you can save like that any file from new folder, and you can change the name of the folder like clicking that. By clicking on rename, you can change the name of the folder. If you want to write your name, your any like that. Here your folder name is Priya. So student, I hope you understand how to make a folder and rename it. And our last is how to save a file on desktop. For example, you want to save that file on the desktop. Then click on file menu and here select save. Save as पे click करना आपको. Here you write your file name. For example, today है इस file का name. You have to select desktop. Here you have to select desktop. It means your file will be shown on the desktop. And click on save. So student, by seeing that video, you have to complete that assignment. You have to follow all these steps that are used to change background, make a folder and save a file on desktop, and write in your assignment work. Okay, thank you, have a nice day.